सुप्रभात बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आज हम आपकी हिंदी हिंदी व्याकरण पुस्तक का पाठ 5 संज्ञा के विकार ये चैप्टर पढ़ेंगे। बेटे, संज्ञा में विकार 3 कारणों से आता है। संज्ञा में विकार मतलब वाक्यों में जो विकार होते हैं संज्ञा शब्दों में, उसमें विकार मतलब त्रुटि दोष जो होता है, तो वो 3 कारणों से आता है, लिंग, वचन और कारक के हिसाब से। तो आज हम इस चैप्टर में लिंग, वचन और कारक के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। बच्चों, संज्ञा एक विकारी शब्द है जिसमें भी कोई त्रुटि आती है, विकार उत्पन्न होता है तो वो विकार कहलाता है। तो संज्ञा में विकार 3 कारणों से आता है, लिंग, वचन और तथा कारक। आइए अब इन विकारी शब्द तत्वों के बारे में जानें, मतलब इनके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करें। लिंग क्या है? लिंग से संबंध जेंडर, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, क्या कहलाता है, किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा है, शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो वह क्या कहलाता है? लिंग कहलाता है। शब्द के जिस रूप से हमें पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है वो क्या कहलाएगा? लिंग कहलाएगा। जैसे मेरा भाई रोहन खिलौनों से खेल रहा है, रिया पढ़ रही है। तो ये क्या है? ये शब्द लिंग है। इससे हमें क्या पता चल रहा है? जिस भी शब्द से हमें स्त्री, जैसे रोहन है, रोहन क्या है? पुरुष है, पुरुष जाति, लड़का है, पुरुष मतलब लड़का है ना, पुरुष जाति का बोध हो रहा है। और रिया लड़की का भेद बता रहे हैं, मतलब लड़की जाति का बोध बता रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? जिससे भी हमें, जिस शब्द के जिस रूप से हमें पुरुष और स्त्री जाति का पता लगता है उसे हम क्या कहेंगे? लिंग कहेंगे। इसका एक और उदाहरण देखिए बेटे। लड़का विद्यालय जा रहा है। लड़का क्या है? पुरुष जाति का बोध हो रहा है। लड़की विद्यालय जा रही है। लड़की क्या है? स्त्री जाति का बोध करा रही है। तो ये जो हम, जिससे हमें पुरुष जाति का बोध होता है या स्त्री जाति का बोध होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? लिंग। लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहेंगे? हम पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे शेर सो रहा है, लड़का सोच रहा है, मोहन विद्यालय जा रहा है। ठीक है, तो जिससे भी हमें पुरुष जाति का बोध होता है, पुरुष जाति का बोध होता है, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। और स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे माँ कपड़े धो रही है, दादी बच्चों को कहानी सुना रही है, लड़कियां विद्यालय जा रही है, लड़की खेल रही है, रिया सो रही है। तो इस तरह से कोई भी, तो ऐसे शब्द, कुछ ऐसे संज्ञा शब्द भी होते हैं जिनका लिंग बदलते समय हमें आवश्यकता अनुसार नर या मादा लगाना पड़ता है। कई शब्दों में हमें ये नहीं पता चलता कि मतलब स्त्री रूप उसका अलग होता है। जैसे लड़का का क्या हो गया? लड़की स्त्री रूप हो गया। पर यहाँ खरगोश का जैसे हम सोचेंगे तो क्या होगा? उसका खरगोश नहीं होएगा, उसका नर खरगोश और मादा खरगोश होगा। ठीक है, तो इस तरह से कई शब्द ऐसे होते हैं जिनमें हमें नर और मादा, नर मतलब पुरुष और मादा मतलब स्त्री, तो इन शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। अगला टॉपिक है बेटे आपका वचन। इसमें भी आपकी पुस्तक में भी लिंग के 2 भेद बताए गए हैं। फिर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। फिर कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वाले शब्द बताए गए हैं जो आपको पढ़ने हैं अपनी बुक में से। ठीक है, ये आप अच्छे से पढ़ लेना। फिर उसके बाद वचन के बारे में देखिए। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है, संख्या मतलब काउंटिंग, नंबरिंग का पता चलता है, उसे हम क्या कहेंगे? वचन कहते हैं। जैसे वो संख्या में 1 है या 1 से अधिक है। यदि वह संख्या में 1 होता है तो उसे हम एक वचन कहते हैं, या 1 से ज्यादा होता है तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो वचन किसे कहेंगे? शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो, उसकी काउंटिंग का, उसकी नंबरिंग का बोध होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? वचन कहते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और द्विवचन। ठीक है, एक उदाहरण के माध्यम से देखिए आप। इसमें कुछ वो दिए हुए हैं चीजें, जैसे पुस्तक है, 1 है, सेब है, 1 है, यहाँ गुब्बारे दिए हुए हैं बहुत सारे, तो ये क्या है? संख्या में 1 से अधिक है। तो जहाँ 1 से अधिक चीजें होती हैं तो वो क्या कहलाते हैं?
बहुवचन कहलाते हैं, और जहाँ संख्या में एक चीज होती है उसे हम क्या कहेंगे, एक वचन कहते हैं। तो इसी प्रकार वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है वह एक वचन कहलाता है, जैसे अंकित पढ़ रहा है, पिंकी साइकिल चला रही है। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का बोध होता है वह बहुवचन कहलाता है, जैसे मेज पर खिलौने रखे हुए हैं, मेरे पास कई पेंसिल हैं। यहाँ आपकी पुस्तक में आपको आंख, आंखें, रात, रातें, बस, बसें, बहुत सारे एक वचन और बहुवचन के उदाहरण दिए गए हैं। तो ये आपको बुक में, अपनी नोटबुक में उतारने भी हैं और इन्हें लर्न भी करने हैं। कारक, कारक की डेफिनेशन देखिए बेटा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है वह क्या कहलाता है, कारक। संज्ञा और सर्वनाम का वो रूप जिससे उसका संबंध, उसका रिलेशन दूसरे वाक्यों के साथ, दूसरे शब्दों के, मतलब उसके अंदर दूसरे शब्दों से जाना जाता है। एक का संबंध दूसरे से, मतलब एक चीज दूसरे से संबंधित होती है। जैसे आप एक उदाहरण के माध्यम से इसे देखिए। माँ ने खाना पकाया, तो खाने का पकाने का संबंध किससे है, माँ से है, क्योंकि खाना कौन बना रहा है, माँ। शीला पिताजी के लिए अखबार लाई है, तो शीला का अखबार का संबंध किससे हो गया, मतलब शीला किसके लिए लेके आई है अखबार, तो पिताजी के लिए, तो पिताजी से उसका संबंध हुआ। बाग में बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे बच्चे कहाँ पे खेल रहे हैं, बच्चों का संबंध किससे, बाग से। तो इसी तरह से कारक, मतलब कारक शब्द उन्हें कहेंगे जिनमें एक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है। यहाँ पे हम एक और वो होता है कि कारक के विभक्ति चिन्ह। ये विभक्ति चिन्ह होते हैं जो हाईलाइट किए हुए हैं ना, वर्ड ने, के लिए, में, से, तो ये शब्द क्या होते हैं, कारक कहलाते हैं। ये कारक के चिन्ह होते हैं। ये टेबल बुक आपको, ये जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, और इन्हें आपको अच्छे से लर्न करना है बेटे। ये आपको बहुत आगे तक काम आते हैं कारक के चिन्ह, 10th क्लास तक, तो इन्हें आप अच्छे से रिमाइंड कर लेना बेटे। कारक के भेद, कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। इस तरह से ये 8 भेद होते हैं, और इनके कारक का प्रयोग करने से वाक्य का रूप में परिवर्तन आ जाता है। कैसे आता है, जैसे मोहन खाना खा रहा है और मोहन ने खाना खा लिया, तो यहाँ क्या हो गया, ये भूतकाल की प्रक्रिया हो गई और ये वर्तमान काल की, तो इस तरह से इसके रूप में परिवर्तन आ जाता है। ये विभक्ति चिन्ह बेटे आपको अच्छे से लर्न करने हैं। कारक लगने पर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तीनों का रूप बदल जाता है। कारक के विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं बेटे, ये वाले जो होते हैं ये कारक के विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। इन्हें अलग से क्या कहते हैं, परसर्ग भी कहते हैं। इसी के साथ आपके चैप्टर खत्म हो गया है। एक बार फिर से आपने रिपीट कर लेना। और बेटे सबसे ज्यादा आपकी इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में क्या है, ये कारक के विभक्ति चिन्ह। तो इन्हें मैं बार बार बोल रही हूँ, आप इसी तरह से एक टेबल बना के अपने नोटबुक में लिखना है आपको और लर्न करना है। कारक की डेफिनेशन, लिंग की डेफिनेशन, कारक के भेद, ये आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जिसके नोट्स मैंने आपको बना रखे हैं। सबसे पहले आपको लिंग की परिभाषा लर्न करनी है, लिंग के भेद, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग लर्न करने हैं। वचन के दोनों भेदों की डेफिनेशन लर्न करनी है। कारक की परिभाषा, कारक के भेद और कारक के विभक्ति चिन्ह, इस तरह से आपको अपने नोटबुक में ये लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको अगले वीडियो में करवाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।